नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग क्लासेस में। और मैं आपको जैसा कि जीव विज्ञान क्लास 12 का अनसॉल्व्ड पेपर हल करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, जिसमें मैंने सेट नंबर 1 आपको पूरा करा दिया था। इसके बाद मैंने सेट नंबर 2 में स्टूडेंट जब शुरुआत की थी तो मैंने आपको स्टूडेंट यहाँ से 2 नंबर सेट नंबर 2 से सेट नंबर 2 स्टूडेंट जो है सेट नंबर 2 से यहाँ तक मैंने दो का अंगा तक मैंने स्टूडेंट आपको करा दिया था। आज चलेंगे स्टूडेंट तीन का तो तीन का हमारा क्या स्टूडेंट की डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन है हमारा। अब आंसर लिखते हैं स्टूडेंट। देखिए जो इसका आंसर है स्टूडेंट तीन का है। कौन है ये? क्वेश्चन है हमारा तीन का। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे स्टूडेंट। उत्तर में आपको लिखना है स्टूडेंट 4 इकाइयों में पूछ रहा है ना, न्यूक्लियोटाइड के 4 इकाइयों के नाम। तो नंबर 1 है हमारे पास इकाई जिसे नाम है स्टूडेंट एडिनिन। क्या नाम है इसका? एडिनिन। ठीक है, और नंबर 2 है हमारे पास ग्वानिन है स्टूडेंट। ठीक है, और नंबर 3 है हमारे पास थाइमीन या थायमीन। ठीक है, और नंबर 4 स्टूडेंट हमारे पास साइटोसिन। ये हमारे पास है 4 इकाइयाँ। ठीक है स्टूडेंट, साइटोसिन। इसके बाद स्टूडेंट मैं बता दूं आपको क्या होता है कि जब नाइट्रोजनी क्षारक और प्लस स्टूडेंट नाइट्रोजन क्षारक प्लस राइबोस या राइबोज भी आप लिख सकते हैं। राइबोस शुगर। कभी कभी यहाँ राइबोज भी लिखा होता है स्टूडेंट, कभी कभी राइबोस भी। ठीक है, राइबोज शुगर प्लस फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल। इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है हमारा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है हमारा? एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा आंसर क्या हुआ कि 4 हमने क्षारक लिखे एडिनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन। और मैंने आपको क्या बताया कि नाइट्रोजनी क्षारक प्लस राइबोस शुगर प्लस फास्फोरिक अम्ल, इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसके बाद चलते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलते हैं प्रिय स्टूडेंट। तीसरे का कह रहा है हमारा कि उपर्युक्त उदाहरणों के साथ सहोपकारिता की व्याख्या कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो देखिए हमारे तीसरे का जो स्टूडेंट हमारा तीसरे का है सहोपकारिता के बारे में बताना स्टूडेंट, उदाहरण के सही बताना है। तो मैं बता दूँ स्टूडेंट कि सहोपकारिता में आपको क्या लिखना है? सहोपकारिता में लिखना है समष्टि के दो जीवों समष्टि के 2 जीवों के मध्य यानी कि मतलब बीच स्टूडेंट के मध्य होने वाली क्रिया है। ठीक है, क्या है? सहोपकारिता क्या स्टूडेंट? समष्टि के 2 जीवों के मध्य, कोई भी 2 जीव हों उनके मध्य या उनके बीच होने वाली क्रिया है। ठीक है स्टूडेंट, क्या एक सहोपकारिता? इसे स्टूडेंट हम सहजीवन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सहजीवन कहा जाता है, क्योंकि साथ हो रहा है। ठीक है, 2 जीवों के मध्य साथ हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं? सहजीवन कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं जिसमें दोनों
जातियाँ जिसमें दोनों जातियों को क्या होता है स्टूडेंट, लाभ होता है। ठीक है, दोनों जातियों को क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें दोनों ही जातियों को क्या होता है, लाभ होता है। इसके बाद और लिख लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट, क्योंकि दोनों जातियाँ क्योंकि दोनों जातियाँ एक दूसरे पर क्या होती हैं, कार्य की निर्भरता दर्शाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या क्या कार्य की निर्भरता दर्शाती है। ये आपको इतना समझ लिया है। किसमें, सहोपकारिता में लिख देना है कि समष्टि के दो जीवों के मध्य होने वाली क्या ये क्रिया है स्टूडेंट, इसे सहजीवन भी कहा जाता है, सहजीवन कहा जाता है। जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें दोनों जातियों क्या होता है, लाभ होता है, क्योंकि दोनों साथ साथ रह रहे हैं, इसी दोनों को ही क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों जातियाँ क्या होती हैं, एक दूसरे पर कार्य की निर्भरता दर्शाती हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों एक जातियाँ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं स्टूडेंट, इसी को क्या कह देते हैं, हम सहोपकारिता कह देते हैं। ठीक है, उदाहरण के मैं बता दूं स्टूडेंट, उदाहरण में जैसे हम बात करते हैं शैवाल, जैसे शैवाल व कवक के मध्य, तो स्टूडेंट जो हमारे पास शैवाल व कवक के मध्य भी एक क्या होता है, सहोपकारिता का उदाहरण है। और जैसे हमारे पास है लाइकेन, जैसे स्टूडेंट लाइकेन आदि और भी हो सकते हैं। जो स्टूडेंट शैवाल होते हैं वो नदियाँ जमुना किनारे, जिसे हम काई कहते हैं, वो होते हैं। ठीक है, जो हमारे कवक होते हैं, जो फंगस होते हैं स्टूडेंट, जैसे हमारा कुकुरमुत्ता एक प्रकार क्या होता है, फंगस होता है, कवक होता है। आपने देखा हो स्टूडेंट, ब्रेड में जो सफ़ेद सफ़ेद पड़ जाते हैं ना, वही क्या होते हैं, कवक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा तीसरे खा हो चुका है स्टूडेंट। चलते हैं फिर स्टूडेंट, तीसरे गा हमारा कह रहा है कि उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टैटिन रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक को प्राप्त किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टैटिन रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक को प्राप्त किया जाता है। ये ठीक है स्टूडेंट, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। हम इसका आंसर चलते हैं, लिखते हैं। तीसरे का हमारा क्या है, तीसरे का गा, तो तीसरे गा में हम उत्तर में लिखेंगे स्टूडेंट, उत्तर में लिखेंगे सबसे पहला जो सूक्ष्म जीव हमारा नंबर एक स्टूडेंट सूक्ष्म जीव जिसे हम कहते हैं ट्राइकोडर्मा। कौन सी सूक्ष्म जीव है, ट्राइकोडर्मा जो है ये क्या है, पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, ये क्या है, नंबर एक है हमारे इसका सूक्ष्म जीव स्टूडेंट ट्राइकोडर्मा क्या कहता है, पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त की। ठीक है, इसके बाद देख ले स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा हमारा सूक्ष्म जीव है वो हमारा क्या है, ईस्ट है। ठीक है स्टूडेंट, ये ईस्ट क्या है, ये मोनेस्कस पर प्यूरियम स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ही कठिन नाम है, पर प्यूरियम से स्टेटिन। ठीक है, ये आपके लिए दो सूक्ष्म जीवों के नाम पूछा था स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं फिर स्टूडेंट, हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलते हैं अपने।
तो चलते हैं फिर स्टूडेंट तीसरे का घा कह रहा है हमारा कि न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली के कितने क्षार युग्म होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका तो हमने पहले ही अभी अभी क्वेश्चन में जान लिया। ये आपका जो आंसर है ये अभी अभी आंसर हमने जान लिया कितने क्षार युग्म होते हैं स्टूडेंट। हमें सिर्फ ये पता करना है। ठीक है, ये हम देखते थे चित्र इसका बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो इसका चित्र है स्टूडेंट, देखिए जो इसका चित्र स्टूडेंट मैंने आपको किताब में दिखाई दे रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आप बना लेना अच्छी तरह से। ये जो है हमारा ये किसका स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट आप ये न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र है। आप ये चित्र आप अच्छी तरह से नोट कर लेना स्टूडेंट, अच्छी तरह से आप याद कर लेना, यानी कि रट लेना स्टूडेंट कि आपको कैसे बनाना है। मैं बता दूं स्टूडेंट, ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ये क्या है, डीएनए स्टूडेंट। ये हमारा क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, H1 हिस्टोन प्रोटीन है स्टूडेंट। जो हमारी H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है, जो स्टूडेंट जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं वो 5 प्रकार की होती है स्टूडेंट। मैं बता दूं आपको, जो 5 प्रकार की होती है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हमारा कौन सा H1 हिस्टोन प्रोटीन है स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास इसकी टोटल जो लंबाई होती है, ठीक है स्टूडेंट, ये कितनी हो 10 nm होती है, ये नैनोमीटर होती है स्टूडेंट, ऐसी खड़ी होती है। और ये हमारी जो पड़ी हुई लंबाई होती है स्टूडेंट, ये कितनी 11 नैनोमीटर होती है। ठीक है, ये हमारी लंबाई। ठीक है, आप ये भी नोट कर लेना, ये क्योंकि पूछ सकता है कि कितनी नैनोमीटर लंबाई होती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे स्टोन अणुओं के आकार को का कोर है। स्टोन अणुओं को क्या है, ये कोर है। ये पूरा पूरा स्टूडेंट ये क्या है, स्टोन अष्टक है। ये पूरा ये गोला जो स्टोन अष्टक स्टूडेंट, ये आप अच्छी तरह से ये अच्छी तरह से क्या कर लेना, आप इसे नोट कर लेना, यानी कि मतलब बनाना सीख लेना स्टूडेंट कि कैसे बनाया जाता है। तो इसके बाद चलते हैं फिर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्योंकि यही एक इसका आंसर है। आप यही बना देना चित्र। ठीक है, चलते हैं अपने आंसर की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, तीसरे का अंगा कह रहा है हमारा, तीसरे का अंगा कह रहा है कि प्रतिरक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। क्या कह रहा है, प्रतिरक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाइए स्टूडेंट। इसे मैं दिखाई दे रहा हूँ कैसा ये चित्र है। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, ये हमारा प्रतिरक्षी अणु का ये क्या है, चित्र है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टूडेंट ये किसका है, प्रतिरक्षी अणु का चित्र है। आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से आप बना लेंगे स्टूडेंट कि कैसे आपको बनाना है। आप पटरी पेंसिल बढ़िया रख लेना। आप फिर पटरी पेंसिल से आप ऐसे ऐसे लाइन खींचना, दो फिर इसके बाद दो बराबर ही लाइन खींच लेना बराबर। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ये जो हमारे बंद दिख रहे हैं ये बंद है स्टूडेंट। ठीक है, इन बंदों को भी सीख लेना आप, क्योंकि डाई सल्फाइड बंद है, ये सल्फाइड बंद होते हैं। यस जो लिखा है स्टूडेंट, ये क्या है, सल्फाइड बंद होते हैं, एक दूसरे से बंद बनाकर जुड़े हुए हैं। तो आप इसे भी अच्छी तरह से आप क्या कर लें स्टूडेंट, अच्छी तरह से सीख लेना, यानी कि वो नोट कर लेना अपने किताब में। ये आप स्क्रीन शॉट इसे ले सकते हैं स्टूडेंट। चलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये एक प्रतिरक्षी अणु का ही चित्र है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं प्रिय स्टूडेंट अपने क्वेश्चन की तरफ। चौथे का हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, वर्णन कर लेते हैं। उत्तर में देखिए स्टूडेंट, आप चौथे का है हमारा ये, उत्तर में आपको लिखना है स्टूडेंट, उत्तर में इसका वर्णन करना है स्टूडेंट शुक्रजनक नलिका का। तो लिख लेते हैं, देखिए शुक्रजनक नलिकाएं, पहले हेडिंग डालिए आप कि शुक्रजनक शुक्रजनक नलिकाएं शुक्रजनक नलिकाएं। ठीक है स्टूडेंट, शुक्रजनक नलिकाएं हैं ये। आप हेडिंग डालें शुक्रजनक नलिकाएं। तो देखिए इसमें आपको लिखना है कि प्रत्येक वृषण, क्योंकि वृषण कितने होते हैं स्टूडेंट, एक जोड़ी होते हैं, यानी मतलब 2 होते हैं प्रत्येक वृषण में। ठीक है, प्रत्येक वृषण पिंडक के संयोजी ऊतक में 2 या 3 स्तरीय पतली एवं अति कुंडलित शुक्रजन नलिकाएं होती
हैं, ठीक है स्टूडेंट, किसमें, वृषण में शुक्र जन नलिकाएं होती हैं। इन्हीं इन्हीं नलिकाओं नलिकाओं इन्हीं नलिकाओं में नर जनन कोशिकाएं अथवा शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन द्वारा होता है, ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है, शुक्र जनन द्वारा होता है। संयोजी ऊतक में कनेक्टिव टिश्यू में शुक्र जन नलिकाओं के अतिरिक्त रुधिर कोशिकाएं या केशिकाएं तंत्रिका तंतु है स्टूडेंट, ये क्या है, तंत्रिका तंतु है लिखा है, क्या है, तंत्रिका तंतु तथा इन अंतःस्रावी कोशिकाओं के अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं, समूह स्थित अनेक छोटे छोटे समूह स्थित होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्या होते हैं, अनेक छोटे छोटे समूह स्थित होते हैं। इन अंतःस्रावी इंडोक्राइन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, अंतराली कोशिकाएं या हम जिसे जानते हैं स्टूडेंट लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं भी कह देते हैं, किन्हें अंतराली कोशिकाओं के स्टूडेंट हम लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक है। ये आप इतना नोट कर लीजिएगा, ये अंतराली कोशिका ने लीडिंग कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, नर हार्मोन, ठीक है स्टूडेंट, नर हार्मोन जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, क्या कहते हैं हम, टेस्टोस्टेरॉन का स्राव, हार्मोन का क्या करती है, स्राव करती हैं, कौन, लीडिंग कोशिकाएं, ठीक है, या अंतराली कोशिकाएं, किसका, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करती हैं, ठीक है। नर हार्मोन नर की सहायक जनन ग्रंथियों
जनन ग्रंथियों तथा तथा द्वितीयक 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 लैंगिक लैंगिक द्वितीयक लैंगिक लैंगिक लक्षणों द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता प्रदान करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करती हैं? सहायता प्रदान करती हैं। मैं बता दूं स्टूडेंट आपको एक प्रकार अच्छी तरह से समझा दे रहा हूँ। देखिए हमारे पास ये शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रत्येक वृषण, जो वृषण होते हैं, वृषण दो होते हैं स्टूडेंट, यानी मतलब एक जोड़ी होते हैं मानव के। ठीक है, प्रत्येक मानव कैसे यानी नर के पास प्रत्येक वृषण पिंडक के संयोजी ऊतक में, कहाँ पर? कनेक्टिव टिश्यू में 2 या 3 स्त्री पतली, कैसी? पतली एवं अति कुंडलित जो होती हैं, कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती। क्या होती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं होती। कहाँ? वृषण पिंडक। ठीक है, इन्हीं नलिकाओं में नर जनन कोशिकाएं अथवा शुक्राणुओं क्या होता है? निर्माण होता है। कहाँ पर? शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन द्वारा होता है। कहाँ पर? शुक्र जनन द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट संयोजी ऊतक में शुक्र जनन नलिकाओं के अतिरिक्त और क्या क्या होता है? रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु या अंतःस्रावी एंडोक्राइन कोशिकाओं के अनेक छोटे छोटे समूह स्थित होते हैं। वहीं पर कहाँ? वृषण के अंदर ही। ठीक है स्टूडेंट, स्थित होते हैं। इन अंतराली या इंडोक्राइन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये नर हार्मोन का टेस्टोस्टेरॉन का क्या करती हैं? स्राव करती हैं। नर हार्मोन नर की सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में क्या करती हैं? सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, चौथे हमारा कह रहा है कि अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण क्रिया विधि को समझाइए स्टूडेंट। ठीक है, चलते हैं अपने हम आंसर की तरफ स्टूडेंट। तो देखिए हमारे पास चौथे का कौन सा स्टूडेंट? खा है। इसमें हम चलते हैं उत्तर की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको स्टूडेंट की इस प्रकार के लिंग निर्धारण की क्रियाविधि इस प्रकार के लिंग निर्धारण की क्रियाविधि क्या कहलाती है स्टूडेंट? हाइमेनोप्टेरन्स। ठीक है स्टूडेंट, क्या ये पूरा नाम इसका क्या है? हाइमेनोप्टेरन्स। ठीक है, प्टेरन्स। अब इसके बाद देख लेंगे स्टूडेंट और लिखना है कीट जैसे कि मधुमक्खियों और हो सकते हैं जैसे हमारे पास स्टूडेंट ततैया और चींटियां में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या क्या देखने को क्या होता है स्टूडेंट? मिलता है। आपको क्या लिखना है कि इस प्रकार के लिंग निर्धारण की क्रिया विधि हाइमेनोप्टेरन्स। आपको लिए स्टूडेंट ये कठिन भी नाम है। क्या है? हाइमेनोप्टेरन्स। कीट जैसे कि मधुमक्खियों, ततैया और चींटियों में क्या मिलता है? देखने को मिलता है इस प्रकार का लिंग निर्धारण। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट आपको लिखना है यहाँ पर कि मधुमक्खियों में
सामान्यतः सामान्यतया 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 स्टूडेंट निम्नलिखित सामान्यतया निम्नलिखित तीन प्रकार कितने तीन प्रकार के सदस्य होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के तीन प्रकार सदस्य होते हैं मतलब कि ठीक है। नंबर एक स्टूडेंट हम देखेंगे, नंबर एक हेडिंग डाल करके द्विगुणित रानी मक्खी होती है स्टूडेंट, द्विगुणित रानी। इसका विकास लिखना, आपको इसका विकास रानी मक्खी की जो विकास है कैसे होता है, निषेचित है, यानी कि मतलब निषेचन के तहत निषेचित अंडे से होता है। ठीक है, निषेचित अंडे से होता है। केवल रानी मक्खी में जनन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, जनन की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद लिखना स्टूडेंट, जनन की क्षमता पाई जाती है किसमें, इसका विकास निषेचित अंडे से होता है। किसका, द्विगुणित रानी का, किसे, निषेचित अंडे से होता है। केवल रानी मक्खी में जनन की क्षमता पाई जाती है, किसमें स्टूडेंट, केवल रानी मक्खी में। अब आपको दूसरे नंबर में लिखना है द्विगुणित श्रमिक। ठीक है, द्विगुणित श्रमिक। इसमें लिखना है ये अर्ध विकसित मादाएं हैं। क्या है, अर्धविकसित मादाएं हैं जिनका विकास ये कैसी मादाएं होती है, अर्धविकसित होती तो मादाएं ही मक्खी होती हैं, मगर अर्धविकसित होती हैं। ठीक है, इनका विकास निषेचित है। इनका विकास किससे, निषेचित, इनका जो विकास डेवलपमेंट है किससे, निषेचित अंडों से होता है। ठीक है स्टूडेंट, किससे होता है, निषेचित अंडों से होता है। ठीक है, इसके बाद आपको स्टूडेंट लिखना है, निषेचित अंडों से होता है, परंतु स्टूडेंट, परंतु क्या होता है कि इनमें जनन अंग क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इन मक्खियों में कि जनन अंग जो होते हैं स्टूडेंट विकसित नहीं होते। ठीक है, जनन अंग विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, आप ये भी जान लीजिए कि जो द्विगुणित श्रमिक मक्खी होती है स्टूडेंट, ये अर्धविकसित होती है। कैसे, अर्धविकसित मादाएं होती हैं जिनका विकास निषेचित अंडों से तो होता है। ठीक है, परंतु इनमें जनन अंग विकसित नहीं होते। जनन अंग स्टूडेंट क्या होते हैं, नहीं विकसित, जनन करने की क्षमताएं नहीं होती। ठीक है, इनमें क्या है, जनन अंग विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट लिखना है हमको तीसरे नंबर में, लिखना है स्टूडेंट, तीसरे में क्या है, अगुणित नर। ठीक है, नर, या हम जिसे कह देते हैं ड्रोन, जिसे क्या है स्टूडेंट, नर है ये, ड्रोन भी इसे लिखा कभी कभी मिल जाता है। ठीक है, ड्रोन, इनका विकास लिखना है, इनका विकास हम देख लेते हैं, इनका कैसे विकास होता है। इनका विकास अनिषेचित, कैसा, निषेचित नहीं, अनिषेचित अंडों से अनिषेक जनन। ठीक है, अनिषेक जनन द्वारा होता है, ठीक है स्टूडेंट, नर शुक्राणु
नर शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, नर जो स्टूडेंट शुक्राणु उत्पन्न करने की क्या रखता है, अपने पास क्षमता रखता है। इस प्रकार के विकास को अहिर्नोटॉकी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट, अहिर्नोटॉकी कहते हैं, अहिर्नोटॉकी कहते हैं स्टूडेंट। इसके बाद लिखना है, देखिए स्टूडेंट, अतः अनिषेचित अंडाणुओं से नर का विकास तथा निषेचित अंडाणुओं से मादा का विकास होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हम क्रिया विधि जान लेते हैं इसकी। क्या स्टूडेंट, क्रिया विधि स्टूडेंट जान लेते हैं। क्रिया विधि इसकी क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्रिया विधि देख लेते हैं। क्रिया विधि, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैं बता दूँ, ये है हमारे पास नर मक्खी। ठीक है, हमारे पास नर मधुमक्खी है, नर मधुमक्खी है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि 16 गुणसूत्र होते हैं। कितने, 16 गुणसूत्र। क्या होते हैं, 16 गुणसूत्र होते हैं। और स्टूडेंट देख ले, हमारे पास ये हमारी एक तरफ है मादा मधुमक्खी, इसमें कितने होते हैं, 32 गुणसूत्र। ठीक है, 32 गुणसूत्र। अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्रॉस कराएंगे जब स्टूडेंट, यहाँ 16 यहाँ से आएगा। ठीक है, और यहाँ ये दो उसमें डिवाइड हो जाएगा, 16 में। ठीक है, 16 यहाँ और 16 में 16 गुणसूत्र में डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये जो 16 गुणसूत्र यहाँ से आएगा, 16 और 16 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 32 हो जाएंगे, यानी 32 गुणसूत्र हो जाएंगे, 32 गुणसूत्र हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ निषेचन हुआ है, यानी कि मतलब निषेचन हुआ है। क्या हुआ है, निषेचन हुआ है, यानी कि मतलब क्या स्टूडेंट, समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन क्या हुआ है कि यहाँ से 16 गुणसूत्र, अब यहाँ 16 गुणसूत्र, इसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर बना क्या होगा, मादा मधुमक्खी। क्या बना स्टूडेंट, मादा मधुमक्खी का क्या बना स्टूडेंट, मादा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि निषेचित अंडों से किसका विकास होता है, मादा मधुमक्खी का। और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से हमें किसका, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट अर्धसूत्री विभाजन। क्या हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 16 के 16 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, यहाँ क्या होंगे, 16 के 16 गुण सूत्र होंगे। ठीक है, यहाँ क्या होंगे, 16 के 16 गुण सूत्र होंगे स्टूडेंट। इसे नर का क्या कहते हैं, नर मधुमक्खी। इसे क्या कहते हैं, नर मधुमक्खी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेते स्टूडेंट, यहाँ निषेचन नहीं हुआ। ठीक है, अनिषेचित अंडों से किसका विकास होता है, हमने पढ़ा नर का विकास होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी पूरी की पूरी स्टूडेंट क्रिया विधि है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन होगा स्टूडेंट, आधा बढ़ गया, 16 गुणसूत्र और 16 गुणसूत्र, इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या स्टूडेंट, समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो हमारा वीडियो ये अच्छा लगा और स्टूडेंट तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।